जय हिंद दोस्तों, क्राइम की सच्ची कहानियों में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका दोस्त के आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी लेकर के, इस आशा के साथ कि सभी मेरे व्यूअर्स अपने आप में खुश होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको एक कहानी सुनाऊं, एक बात तो तय है कि इससे पहले भी मैंने आपको काफी सारी कहानियां सुना दी हैं कि कई मायनों में कई बार महिलाओं का रुख जब हम देखते हैं, खासतौर पे ये महिलाओं के प्रति मेरी टिप्पणी नहीं है, ये मैं पहले क्लियर कर दूं, पर हाँ कई बार ऐसा देखने को मिला है जो मैंने आपको हत्याओं की कहानी सुनाई है अब तक, कि महिलाओं ने जब रौद्र रूप धारण किया तो वो उस गलत दिशा में चली गई और उन्होंने बड़े बड़े हत्याकांडों को अंजाम दिया। शबनम को आप देख लीजिए, 7 कत्ल उसने कर दिए सलीम के साथ मिलकर के। मुंबई में दहसर इलाके में जो मैंने आपको कहानी सुनाई थी, वो औरत, उसने अपने हस्बैंड को ही कटवा के उस किचन में ही गाड़ दिया। आपको वो कहानी मैंने सुनाई थी एक, जिसमें पति को दबा दिया था, 8 साल बाद वो गुत्थी ब्रेन मैपिंग की मदद से सुलझाई थी पुलिस ने। ऐसी ही आज की ये कहानी है। ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि वास्तव में बाप की सबसे लाडली बेटी होती है? अगर हाँ होती है तो इस कहानी में ये बात बिल्कुल गलत सिद्ध हुई। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रेलूराम पुनिया हत्याकांड में। वही रेलूराम पुनिया जो हिसार के एक्स एमएलए थे और उन्होंने गरीब परिवार में जन्म लिया, लेकिन उसके बाद अपनी मेहनत के बलबूते पर फरीदाबाद में कोयले के काम से अपना काम धीरे धीरे बढ़ाया और एक समय ऐसा आ गया कि उनके पास इतनी वेल्थ हो गई, इतना पैसा हो गया कि उन्होंने हजारों एकड़ जमीन ले ली थी। जी हाँ, कहते हैं कि रेलूराम पुनिया का जो घर था, उनका जो कमरा था, दूसरी मंजिल पे उन्होंने ऐसी व्यवस्था करवाई थी अपने उस फार्म हाउस की उस कोठी पर कि गाड़ी खुद 2nd फ्लोर तक उनके रूम तक चली जाती थी। इतने शौकीन थे वो, अच्छा पैसा था। तो ऐसा हुआ क्या था कि रेलूराम पुनिया के परिवार की हत्या हो गई। जी हाँ दोस्तों, आज हम उस हत्याकांड के बारे में बात करेंगे जिसे रेलूराम पुनिया हत्याकांड का नाम दिया गया था। ये बात सन 2001 की है, आज से लगभग 20 साल पहले। सन 2001 में रेलूराम पुनिया अपने पोते का जन्मदिन मनाते हैं और घर पर अच्छा, जैसे नेता थे, एक्स एमएलए थे, तो दिखावा भी अच्छा होता है। पैसा जब होता है तो घर पर किसी चीज की कमी थी नहीं। उनकी एक बेटी शादीशुदा थी, सोनिया नाम था। सोनिया अपने पति संजीव के साथ भी पहुंचती है जन्मदिन में। इधर से रेलूराम पुनिया थे, उनकी वाइफ थी, उसके अलावा उनका बेटा था जिसका नाम सुनील था, सुनील की वाइफ थी और 3 छोटे छोटे बच्चे थे और एक कजन ब्रदर था। तो उस दिन उस जन्मदिन में लगभग टोटल 10 लोग थे जो पार्टी करने आए थे। तो पहले तो बड़ी धूमधाम से केक काटा गया, बाकायदा म्यूजिक का इंतजाम था, म्यूजिक बजा और हर तरह से बहुत अच्छा रहा। अच्छा, इससे पहले मैं ये कहानी आपको बताऊं, मैं ये भी आपको बताना चाहूंगा कि इस केस में आगे चलकर इतनी तिगड़मबाजियां हुई हैं सजा के मामले में भी कि आप दंग रह जाएंगे कि ऐसा हो क्या रहा है। इसलिए वीडियो को आप पूरा देखिएगा। मैं ईमानदारी से आपसे कह रहा हूं कि अगर आपने मिस किया इसके अंदर से कुछ, तो शायद वो चीजें आपसे रह जाएंगी। मैं इसमें कोई छुपा नहीं रहा आपसे कोई बात। तो जन्मदिन अच्छे से मना और जन्मदिन जब पूरा अच्छी तरह शाम को रात को सेलिब्रेट हुआ तो खीर बनाई गई। तो जब खीर बनाई गई तो सोनिया ने खीर के अंदर बेहोशी की दवा मिला दी। उस लड़की ने, जो शादीशुदा उनकी लड़की थी। शाम को एज ए डेसर्ट के रूप में सबने खीर खाई। खीर खाने के बाद लगभग 10 या 15 मिनट हुए होंगे, धीरे धीरे लोग बेहोश होना शुरू। उसके बाद सोनिया बाकायदा टटोलने जाती है हर किसी को कि भाई हाँ, किसी के अंदर अभी कुछ ऐसी है कि अभी कोई जग रहा हो या जिसको बेहोशी ना हो। इनका जो भाई था सुनील थोड़ा ताकतवर था, उनको भी देखा जाता है, वो बेहोश थे अपने कमरे में। उनकी वाइफ बेहोश थी, बच्चे अपने कमरों में बेहोश थे। रेलूराम पुनिया जो थे वो एक अलग बेहोश थे, उनकी वाइफ अलग बेहोश हुई पड़ी थी।
तो ये देख लेते हैं कि हाँ भाई सभी बेहोश हो गए। उसके बाद सोनिया ये बोलती है अपने हस्बैंड से कि आप अपने रिवॉल्वर से एक एक को मार दो। अब जो संजीव था, संजीव कहता है सोनिया से कि भाई मेरे पास तो केवल एक ही रिवॉल्वर है और 6 गोलियां हैं, तो इससे तो 6 ही लोग मारे जाएंगे, लेकिन लोग तो हमें 8 मारने हैं और हो सकता है गोली से कोई बच भी जाए, वैसे ही बेहोश हैं, अभी पता भी नहीं चलेगा हमें। लेकिन सोनिया के सिर पे खून सवार था। वो खून किस चीज के लिए सवार था वो आपको बाद में खुद सोनिया की जुबानी में आपको बताऊंगा। तो सोनिया वहां पड़ी एक रॉड होती है लोहे की, अच्छी भारी रॉड थी। तो सोनिया सबसे पहले संजीव को वो रॉड देती है और बोलती है इससे आप मारो। तो सबसे पहले ये अपने पिता के पास, देखिए मैंने कहा बाप की सबसे प्यारी बेटी होती है, और अब मैं आपसे कह रहा हूं कि बेटी अपने पति संजीव से कह रही है ये लीजिए रॉड और चलिए मेरे पिता के कमरे में, और इस रॉड से उनके सिर पर इतनी जोर से मारना कि उनका भेजा बाहर आ जाए। तो संजीव और सोनिया जाते हैं कमरे में, वो बेहोश थे, रॉड उठाते हैं और संजीव का ये बयान था कि उसने इतनी तेज सर पे रॉड मारी थी कि सर खिल गया था पूरा, डेथ वहीं हो गई थी ऑन द स्पॉट। उसके बाद ये माँ के कमरे में जाती है अपने के, तो लेकिन एक मारने के बाद घबरा गया था वो, बिल्कुल उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी, खुद संजीव के बयान है। तो सोनिया ने बाकायदा तकिए से पहले अपनी माँ के मुंह को दबाया लगभग 2-3 मिनट तक, और लगातार इसी बीच संजीव को उकसाती रही कि देखिए जब मैं कर सकती हूं तो आप क्यों नहीं, आप मारिए। तो संजीव का कहना था कि उस समय जब सोनिया इन बातों को कर रही थी उसकी आंखों को देख करके खुद वो डर गया था, इतनी पागल, इतनी हैवानियत उसके अंदर आ रखी थी। जब इसने उकसाया उसके बाद संजीव को, तो संजीव ने फिर वही 3-4 बार माँ के सर पे किए और वहीं की वहीं उनको खत्म कर दिया। उसके बाद ये बच्चों के कमरे में जाते हैं रॉड लेकर के, बच्चों के सर पे ये वार कर करके बिल्कुल मतलब चकनाचूर जिसे कहते हैं, उनकी खोपड़ियों को कर देते हैं मार मार के। उसके बाद ये भाई भाभी के कमरे में जाते हैं, इसकी एक बहन भी थी उसको मारते हैं। आखिरी में भाई, तो जब भाई के कमरे में पहुंच जाते हैं तो सोनिया अपने पति संजीव से कहती है कि इसको थोड़ा ज्यादा मारना, क्योंकि सबसे शक्तिशाली है और ये हो सकता है जग जाए। तो उनके सर पे भी चोट मार करके बुरी तरीके से सबके सर को फोड़ करके ये सबकी हत्याएं कर देते हैं। लगभग 8 लोगों को उस रात मौत के घाट उतार देते हैं। सबको मारने के बाद अब ये डर था सोनिया को कि भाई अब जाहिर सी बात है, हम दोनों सपने देखे हैं, हम दोनों आए हैं, शक हमारे ऊपर होगा, तो किस तरह से हम अपने आप को बचाएं। तो फिर सोनिया संजीव से कहती है कि आप मेरे सर पे भी चोट मारो जोर से, और इतनी जोर से मारना कि मैं मरूं ना लेकिन मैं बेहोश हो जाऊं। यही बात सुन करके संजीव उसके सर पे चोट मारता है और वो बेहोश हो जाती है और गिर पड़ती है। उसके बाद संजीव वहां से चला जाता है। रात का समय था और हाँ, जब ये हत्याएं कर रहे थे आवाज ना आ जाए तेज, उसके लिए इन्होंने जो म्यूजिक सिस्टम था वो काफी तेज कर दिया था। अच्छा, लोगों की हिम्मत थी नहीं ये कह दें कि आपने घर में तेज आवाज करके क्यों गाने चला रहे हैं, इस चीज का उन्होंने पूरा फायदा उठाया। तो अब सीन ये है कि सोनिया वहां बेहोश पड़ी हुई है और इसके साथ साथ जो संजीव वहां से चला जाता है। अगला दिन होता है, अगले दिन वही सुबह की जो दिनचर्या की, वो काम वाली बाई का आना, ड्राइवर का आना, और घर पे जो इधर उधर बाउंसर वगैरह जो भी थे वो पहुंचते हैं। जैसे ही काम वाली बाई दरवाजा खोलती है तो वो देखती है कि घर का कोई कोना, कोई दीवार, कोई फर्श का ऐसा नहीं था जो खून से सना ना हो। उसके तुरंत बाद वो चिल्लाती है, लोग अंदर आते हैं और जब देखते हैं घर का मंजर, पूरी तरह से खोपड़ियां खिली हुई थी, मरे हुए थे लोग, हालत शत विशत जैसे कहते हैं सर को, बिल्कुल बुरी हालत। उसके बाद तुरंत पुलिस को कॉल किया जाता है। पुलिस, क्योंकि एक्सएमएलए थे, आला अफसर घर में आते हैं और बाकायदा क्राइम सीन देखते हैं। तो पहली बार नजरिए में जो टीम आती है जांच के लिए, उनको लगता है कि घर में 9 लाशें पड़ी हुई हैं। उस समय सोनिया भी बेहोश थी, पता नहीं बेहोश थी या कोई जानबूझकर कर रही थी। तो
लाशों को उठाने का क्रम शुरू हो जाता है, क्योंकि पोस्टमार्टम जो प्रक्रिया थी उठाने लग जाते हैं। अचानक से जब सोनिया की बॉडी को ये लोग उठाते हैं, कुछ पुलिस वाले देखते हैं कि उसका बॉडी उसकी थोड़ी गर्म थी। तो एक पुलिस वाला चिल्लाता है कि सर इसमें तो कोई जान है। तो पुलिस वालों को राहत मिलती है, उनको लगता है कि हाँ घर का चलो एक मेंबर तो बचा। फानन में तुरंत सोनिया को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, वहां उसको रख देते हैं कि भाई इसका इलाज करो फटाफट से। और पुलिस बाकायदा वहां घर में सर्चिंग में लग जाती है, क्राइम सीन में कैसे सर रूम में जाती है इधर उधर देखना, क्योंकि अच्छा बड़ा परिवार था। 8 लाशें मिलना, 9 लाशें मिलना, ये बहुत बड़ी बात थी अपने आप में। तो अचानक से एक अफसर को घर के अंदर एक डायरी मिलती है, और उस डायरी में एक लेटर था। अब पुलिस वाले को डायरी, पहले तो उसने देखा कि इनकी डायरी, लेकिन हाँ क्राइम सीन जैसे मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी केस की गुत्थी को सुलझाने के लिए। जो पुलिस वाले होते हैं वो खास तौर से इस चीज का ध्यान रखते हैं। तो क्राइम सीन पर मैंने कहा कि उस समय उन्होंने ध्यान दिया, और वो डायरी को जब उठाया तो उसके अंदर से एक लेटर निकला, वो गिर गया। तो लेटर की हैंडराइटिंग को जब मिलाया तो वो डायरी से हैंडराइटिंग से मिल गई उसकी हैंडराइटिंग। अब पुलिस वाले ने लेटर को पढ़ा, लेटर को पढ़ते ही पुलिस वालों के कान खड़े हो गए, वो सीधे हॉस्पिटल पहुंचे। तब तक उसका थोड़ा बहुत फर्स्ट एड मिल चुका था। सोनिया को उन्होंने डायरी दिखाई, और डायरी दिखा करके पूछा कि ये डायरी तुम्हारी है? तो सोनिया ने कहा जी हाँ। तो उन्होंने कहा ये हैंडराइटिंग तुम्हारी है? तो सोनिया ने बोला हाँ। तो उन्होंने वो लेटर सोनिया को दिखाया, लेटर दिखाया तो बोला तो ये हैंडराइटिंग तुम्हारी है? तो सोनिया इससे पहले कुछ कहे पुलिस वालों ने उसको भांप लिया, और सोनिया ने बोल दिया हाँ ये मेरी हैंडराइटिंग है। उस लेटर पे लिखा हुआ था कि मैं अपने माँ बाप से इतनी नफरत करती हूँ, अपने हस्बैंड के लिए इसने वो लेटर लिखा था कि मैं इन्हें मार दूंगी अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया, या तो तुम इन्हें मार दो या फिर मैं इन्हें खुद अपने हाथों से मार दूंगी। तो पुलिस ने जब वो लेटर दिखाया तो धीरे धीरे कुछ गुत्थी सुलझने लगी। जब थोड़ी बहुत वो ठीक हो गई तो उसे पुलिस कस्टडी में लाया गया, और सख्ताई से बिल्कुल पुलिस अंदाज में उससे पूछताछ की गई। शुरू में वो वही रेट लगाती रही कि मेरे को कुछ पता नहीं, मेरे को खुद चोट मार दी थी, कितने लोग थे, ये थे वो थे। उसके बाद संजीव का नाम उन्होंने देख लिया था, तो फटाफट से संजीव के पास पुलिस गई, दिल्ली था वो, दिल्ली से उसको पकड़ के ले आए। संजीव को बिल्कुल थोड़ा टॉर्चर किया, थोड़ी सख्ताई से कहा, तो संजीव टूट गया, और उसने सारी बातें बिल्कुल एक साथ क्लियर बता दी कि हुआ क्या था। तो संजीव ने पुलिस को यह बताया कि एक्चुअली सोनिया एक टाइक्वांडो प्लेयर थी, मैं भी स्पोर्ट्स में था। हम दोनों की कुछ ही दिनों बाद मुलाकात हुई, कुछ बातें आगे बढ़ी और हमें प्यार हो गया, और उसके बाद हमने शादी कर ली। शादी करने के बाद रेलूराम जो पुनिया थे, सोनिया के फादर, उनको हमारा शादी बिल्कुल मंजूर नहीं थी हमारी, उन्होंने हमें एक्सेप्ट नहीं किया। उसके बाद सोनिया उनसे थोड़ी नाराज रहने लगी, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था हमारी फैमिली को। हमारा 1.5 साल का एक बच्चा भी है जो अपनी नानी के वहां रहता है। फिर आगे पुलिस को पता लगता है कि भाई बाद में जब इसने रेलूराम पुनिया ने उनको जब बुला लिया अपनी फैमिली में, मतलब शामिल कर लिया था, मान गए थे उनकी शादी को, तो उसके बाद काफी मदद भी की थी संजीव की, पैसे से, इधर उधर से, हर तरह से। लेकिन जो सोनिया थी उसने एक बार अपने फादर से ये कहा कि हमारे पास लगभग 100 एकड़ जमीन है, तो आप मुझे 90 एकड़ कह लीजिए, 100 एकड़ कह लीजिए, आप मुझे आधी जमीन दे दो, हमें कुछ बिजनेस करना है। तो रेलूराम पुनिया ने तो हाँ बोल दिया था, लेकिन उनका बेटा जो उसने अपने फादर को समझाया और उसने बोला कि पिताजी ये जमीन जो है ये हमने बहुत ही मेहनत से कमाई है, तो आप जमीन मत दो, हाँ कुछ पैसे से मदद करनी है तो आप पैसे से इनकी बेशक मदद कर दीजिए। अब ये बात जब सोनिया ने सुनी तो सोनिया का मुंह बिल्कुल पागल हो गया। उसने उसी दिन ठान लिया कि मुझे ये घर के सारे मेंबर मार देने हैं और इस सारी जायदाद को मैं हड़पूंगी और मेरे ही नाम होगी आखिरकार। इसलिए मैंने योजना बनाई, जन्मदिन की पार्टी थी, होनी तो 24 तारीख को थी एक्चुअली, लेकिन 23 तारीख को ही वो पार्टी की गई मेरे कहने पर, और मैंने ही वो खीर में बेहोशी की दवा मिलाई थी, सब बेहोश हो गए, सर पे रॉड मारी। इस तरह से पूरी कहानी पुलिस को पता लग जाती है। तरह से सोनिया और सुनील एक इज्जतदार परिवार के सभी व्यक्तियों का खात्मा कर देते हैं। मुझे तो आज भी हैरानी होती है कि एक बेटी ने कैसे अपने बाप को सिर्फ इसलिए कि उसने 50 एकड़ जमीन नहीं दी, इतनी बुरी तरह से उसको मार दिया। ये बड़ी सोचने वाली विषय है कि क्या पैसे के आगे इतना भूखा रह जाता है इंसान। खैर पुलिस ने इनको पकड़ लिया, पकड़ने के बाद जेल में रखा। लोगों में भी उस समय बहुत गुस्सा था, मीडिया तक ये बात बहुत ज्यादा फैल चुकी थी और बहुत ऊंचे दर्जे के इंसान के घर में ये कांड हुआ था।
उसके बाद जो कहते हैं जो सेशन कोर्ट था, लोअर कोर्ट जो होता है, सेशन कोर्ट ने सबसे पहले सोनिया को और संजीव को, इन दोनों को मौत की सजा सुनाई थी, फांसी की सजा। 23 अगस्त 2001 में ये कांड हुआ था और सेशन कोर्ट ने 31 मई 2004 को ही फरमान जारी कर दिया था कि इनको दोनों को मौत की सजा मिलेगी और इनको फांसी लगेगी। ये सेशन कोर्ट ने बोला था। लेकिन 12 अप्रैल 2005 को इन्होंने एक याचिका दायर कर दी थी हाई कोर्ट में, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में, और हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट में उन्होंने इनकी फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया था। लेकिन इसमें फिर एक मोड़ आया। 11 फरवरी 2007 को ये मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को फिर पलट दिया और इसकी फांसी की सजा बरकरार रखी। तो अब तीनों कोर्ट, सबसे छोटा कोर्ट, फिर हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का आपको पता ही है, फाइनल डिसीजन जो होता है वो क्लियर है। 23 अगस्त 2007 में इन दोनों ने एक याचिका डाली सुप्रीम कोर्ट में दोबारा कि आप हमारे केस को एक बार देख लीजिए और देखिए, अपने बच्चे की दुहाई दी थी कि आप हमें फांसी की सजा मत दो, क्योंकि हमारा एक बच्चा है, अगर हम मर गए तो उसको कौन देखेगा। वो सोनिया जिसने अपने बाप और माँ को मार दिया और अपने भाई को मार दिया, ये देखे बगैर कि उनकी भी औलादें थी जब उनको सर पे चोट मारी थी, अपने बच्चे की दुहाई इसने कोर्ट में दी कि वो अकेला रह जाएगा। और आपने दोबारा अपील डाली तो, लेकिन वो दोबारा अपील भी इसकी खारिज हो गई थी। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया तो उसके बाद सेशन कोर्ट ने, तो उस समय मैंने कहा फांसी दे दी थी। तो उस फांसी का जो दिन था वो 26 नवंबर 2007 रखा था उन्होंने, और 15 फरवरी 2007 में उन्होंने वो क्लियर कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि फांसी लगेगी। तो 26 नवंबर जब 2007 आने वाला था, उस दौरान बिल्कुल फांसी की तैयारियां बिल्कुल तैयार हो गई थी, बिल्कुल हर तरह से। बाकायदा अंबाला जेल में तैयारियां शुरू हो गई थी फांसी की। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे उस समय उनके पास कई सालों तक। पहले तो ये इन्होंने पुनर्याचिका राष्ट्रपति महोदय के पास भी डाली थी, उसमें भी लगभग 3-4 साल तक वो वहां रही। आखिरकार इनकी जो मर्सी पिटीशन थी वो भी खारिज हो गई। अब ये तय हो गया था कि इनको फांसी लगनी है। लेकिन कहते हैं ना, ऊपर वाला भी अपना चक्र या गेम ऐसा खेलता है कि अच्छे अच्छे को बचा देता है और अच्छे अच्छे को मार देता है। तो पता नहीं इनकी किस्मत ने क्या जोर मारा, कैसी इनकी किस्मत लिखवा के आए हैं ये लोग, इतना बड़ा हत्याकांड करने के बाद जिनको फांसी होना तय है। क्योंकि कोर्ट ने इस कांड को बिल्कुल रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट माना था कि हाँ, इस केस में इनका बचाव मुश्किल है। तो जब इनको फांसी लगने वाली थी तो उस समय कुछ एक्टिविस्ट, मैंने कहा, आए और उन्होंने कोर्ट में एक अपील डाली, सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी डाली कि भाई जो लोग फांसी की सजा पहले से सुने हुए हैं और उसके बाद उन्हें फांसी लगी नहीं और 6-7 साल वो फांसी का सोचते सोचते, तो आदमी वैसे ही मर जाता है आधा तो, और आधी सजा तो उन्होंने वैसे काट ली कि अब हमें फांसी लगेगी, अब हमें फांसी लगेगी, और उनको अब तक फांसी नहीं लगी, वो इतना डिले हो गया हो। तो उन्होंने 15 लोगों के नाम दिए थे सुप्रीम कोर्ट में कि इन 15 लोगों को फांसी नहीं लगनी चाहिए, इनकी सजा फांसी से उम्र कैद कर दीजिए आप, क्योंकि ये फांसी सुन करके ना बहुत दिन हो गए हैं। और उस पर बाकायदा कोर्ट ने उस पर बहस हुई, कोर्ट में उसको सुना और आखिरकार ये निर्णय लिया गया कि भाई सोनिया और संजीव को उन 15 लोगों में शामिल हुए। सोनिया और संजीव उन्हीं 15 लोगों में से थे और उनकी सजा को बाकायदा फांसी की सजा को कैंसिल करके इन्होंने उम्र कैद में बदल दिया। वरना अगर सोनिया को फांसी लगती इस कांड में तो आजाद देश में ये पहली महिला होती, सोनिया जिसको फांसी लगने वाली है। अभी फिलहाल तो शबनम के ऊपर चर्चाएं चल रही हैं, उसने भी अपने बेटे की दुहाई दी है। आगे देखते हैं क्या होता है, कोर्ट क्या करता है। और आखिरकार ये बच गए। लगभग 2-3 साल पहले ये जो लड़का है संजीव, ये पेरोल पे बाहर आया था। तो कहते हैं गायब रहा था ये 1-1.5 साल, भाग गया था वहां से भी, बड़ी मुश्किल से दोबारा मिला था। तो ये बहुत बदमाशी का इन्होंने काम किया और बहुत तेज हैं ये दोनों। जिस तरह से इन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया, वो देश में मतलब पूरा शोक वाली बात हो गई थी कि परिवार के लोगों को मारना। इनको दर्द नहीं आया जब इन्होंने छोटे छोटे बच्चे मारे। ये सोनिया भूल गई कि किसी बाप माँ की गोदी में वो खेली थी, केवल इसीलिए कि वो बड़ी हो गई, उसको 50 एकड़ जमीन चाहिए थी।
दोस्तों ये हो रहा है हमारे देश में और दुनिया में। तो ये थी आज की कहानी। मुझे पूरा विश्वास है कि रेलूराम पुनिया के हत्याकांड की ये कहानी जिन लोगों को नहीं पता था, आज मैंने उन्हें बताया कि एक्चुअली हुआ क्या था उस दौरान। और अब तो इसका बेटा भी बड़ा हो गया है, बालिग हो गया है, लगभग 19-20 साल का हो गया है, उस समय 1.5 साल का था। तो ये कहानी थी दोस्तों, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको कहानी मेरी अच्छी लगती है। तो मेरी आपसे यही अनुरोध है कि भैया आप मेरी कहानी को सुनते हैं तो इसे सब्सक्राइब करने के लिए और साथियों से कहिए ताकि वो भी आनंद उठाएं। शेयर जरूर करिए, लाइक जरूर करिए। और हाँ, आपसे मेरी विनती है कि अगर आपके कमेंट बॉक्स में आपके जो कोई बात है या कोई पसंद की कहानी आप सुनना चाहते हैं इस तरह के हत्याकांड की या किसी भी तरह की, आप मुझे लिखकर भेजिए। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं आपको बिल्कुल सुनाऊंगा समय आने पर। तो आज सिर्फ इतना ही, आज की कहानी यहीं खत्म होती है। मैं कल फिर मिलूंगा अपने साथियों के साथ एक नई कहानी के साथ, इस आशा के साथ कि आप सब अपने घर में स्वस्थ होंगे और अपना ख्याल रखेंगे। कल फिर मिलता हूं मैं आपसे एक नई कहानी के साथ। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।